आप लोग पानी के बारे में कितना जानते हैं? यही कि पानी जल है, पानी जीवन है, पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। पर क्या हो अगर यही पानी आपकी जान का दुश्मन बन जाए? मैंने कुछ बुजुर्ग लोगों को यह कहते हुए सुना है कि भूत प्रेत आत्माओं को पानी में रहना पसंद होता है। उसके पीछे जो भी कारण है उस पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन आज का विषय इसी से जुड़ा हुआ है, जिसे कई जगहों पर पनडुब्बा नाम से जाना जाता है। खासकर मैंने बिहार के अर्बन लेजेंड पनडुब्बा के बारे में सुना है और आज मैं इसी विषय में जुड़ी कुछ कहानियां आपको सुनाने जा रहा हूं। मैंने पनडुब्बा से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में खोजबीन की तो मुझे पनडुब्बा के पीछे कई सारी कहानियां मिली, जो कि धीरे धीरे वक्त के साथ साथ इस नाम से जुड़ती चली गई। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी कहानी है, जो कि आज भी हमें अक्सर अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से सुनने में आती है। तो आइए आज की कहानी को सुनते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप सुन रहे हैं डर की दस्तक मेरे यानी विशाल के साथ। कहते हैं कि काफी साल पहले एक किसान था जो कि गरीबी और अपने हालात से बहुत परेशान था। एक दिन दुर्भाग्यवश उसकी नदी के पानी में डूबकर मौत हो गई। अब इस बात का किसी को पता नहीं चला कि असल में वह एक दुर्घटना थी या उसी ने आत्महत्या की थी। लेकिन उसके मौत के बाद भी उसे रात में अक्सर एक चट्टान के किनारे बैठा हुआ और अपने घर को देखते हुए देखा गया था। और कोई अगर गलती से या फिर हिम्मत कर नदी के पानी के पास चला गया तो वह उसे पहले तो पूछता था कि क्या आपके पास तंबाकू है, क्या आप मुझे कुछ तंबाकू दे सकते हैं। और यह तब तक पूछता रहेगा जब तक आप उसे कुछ दे नहीं देते, और तभी वह आपको उथले पानी में खींच लेगा और खींचते हुए पानी के नीचे ले जाएगा। इसलिए पुराने लोग हमें अक्सर यही सलाह देते थे कि अगर कोई अनजान इंसान या कुछ भी किसी तंबाकू या बीड़ी जैसी चीजों को मांगता हुआ नदी या तालाब के पास मिल जाए तो उसे अनदेखा कर वहां से निकल जाना ही समझदारी है। अब इससे जुड़ी मेरे पास कुछ कहानियां हैं। उनमें से मैं आपको पहली कहानी सुनाता हूं। यह कहानी उत्तर प्रदेश की है। कहानी में उत्तर प्रदेश के गांव का नाम तो नहीं था, लेकिन कहानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की सई नदी से जुड़ी हुई है। वह नदी के पास एक गांव में मनसाराम नाम का एक आदमी रहा करता था। तब गांव में इतना विकास नहीं हुआ था। लोगों को पानी के लिए नदी और कुएं तक जाना पड़ता था। गर्मी का मौसम था और मनसाराम दिन भर काम कर रात के वक्त थका हारा घर वापस आया था। मतलब ज्यादा गहरी रात तो नहीं थी, लेकिन सूरज डूबे बस कुछ ही वक्त हुआ था। उसकी पत्नी लक्ष्मी की तबीयत उस दिन खराब थी और इसलिए वह बिस्तर पर सोई पड़ी थी। मनसाराम को 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम मंथरा था और छोटी बेटी का नाम रेखा था। एक 14 साल की थी तो दूसरी 12 साल की। जब मनसाराम काम से घर वापस आया तो उसने देखा कि दोनों बेटियां घर के बाहर खेल रही थी। घर में गया तो देखा कि घर में खाने पीने का कोई इंतजाम तक नहीं था। वैसे वह बहुत अच्छे स्वभाव का था, पर वह अपनी बेटियों पर चिल्ला उठा क्योंकि खाना तैयार न होने की बात नहीं थी, पर घर में माँ बीमार थी और पीने तक का पानी नहीं था। तब उसकी पत्नी लक्ष्मी ने उसे समझाया और बताया कि बेटियों ने नदी पर पानी लाने जाने के लिए पूछा था, पर मैंने ही उन्हें जाने नहीं दिया। आए दिन वहां के हादसों की खबरें कानों पर पड़ रही है और मुझे उन्हें अकेले भेजने में डर लग रहा था। तो फिर मनसाराम ने भी सोचा कि लक्ष्मी ने जो किया वह सही किया है, और फिर उसने अपनी छोटी बेटी रेखा से कहा कि तू मेरे साथ चल, हम नदी से पानी लेकर आएंगे। और बड़ी बेटी को तब तक
घर में जो थोड़ा बहुत पानी बचा था उसी में खाने की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। फिर मनसाराम अपनी बेटी रेखा को साथ लेकर और कुछ बर्तन लेकर नदी की तरफ चल गया। कुछ देर बाद जब वह नदी के पास पहुंचे तो देखा कि वहां ज्यादा अंधेरा नहीं था। एक हल्का सा सफेद प्रकाश था जो कि चांद की रोशनी पानी की सतह से प्रवर्तित होकर वहां फैला हुआ था। मनसाराम ने अपनी बेटी को नदी के पानी से थोड़ा दूर खड़े रहने को कहा और वह खुद बर्तन लेकर पानी भरने के लिए नदी के पास चला गया। उसने जैसे ही पानी में कदम रखा, ठंडे पानी के स्पर्श से उसके शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। आगे बढ़ने के बाद जब पानी उसके घुटनों तक आया तब उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे कुछ है। कुछ अजीब सा लगा, जैसे उसने किसी नरम चीज पर पैर रख दिया है, पर फिर भी वह बिना कोई हलचल किए बस हिम्मत से वहां खड़ा रहा। उसने बर्तन को धीरे से पानी में डुबाया और बिना कोई आवाज किए उसमें से पानी भरने लगा। पर फिर भी कुछ ही देर में उसे समझ आ गया कि उसके पैरों के नीचे जो कुछ है वो कोई जानवर नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई जानवर होता तो अब तक पैरों के दबाव से वहां से भाग चुका होता। पर उसके पैरों के नीचे जो कुछ था वह धीरे धीरे फिसल रहा था, धीरे धीरे सरक रहा था। मनसाराम उस चीज की बारीक से बारीक हलचल को भी महसूस कर पा रहा था। वह एहसास ऐसा था कि जैसे पानी में पैरों के नीचे से रेत फिसलती है, लेकिन यह एहसास उससे भी अलग था और अजीब भी था। बर्तन में पानी भरते भरते वह एकदम से रुक गया और तभी बेटी रेखा उसकी ओर आगे बढ़ी कि मनसाराम ने उसे अपने दूसरे हाथ से पीछे रुकने का इशारा किया और एक धीमी आवाज में उससे कहा, पीछे जा, पानी के अंदर मत आ। उसे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, जबकि बर्तन में पानी भरा भी नहीं था। जब रेखा अपनी जगह से नहीं हिली तो मनसाराम ने फिर थोड़ा गुस्से से कहा, मैंने कहा ना तुझे पीछे जा। रेखा चुपचाप पीछे हट गई। मनसाराम ने धीरे से बर्तन को पानी के बाहर निकाला। अब वह अपने पैरों तले जो हलचल महसूस कर रहा था वह और भी बढ़ गई थी। मनसाराम धीरे से पीछे मुड़ा और उसने अपना एक पैर उठाकर पीछे की तरफ रखा, पर तभी किसी ने उसका दूसरा पैर पकड़ लिया। उसे तब अपने पैर पर हाथों की उंगलियों सा कुछ महसूस हुआ। वह एक हल्की सी मुलायम सी पकड़ थी, पर वह जानता था कि उसकी थोड़ी सी हरकत और वह पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी और वह पानी की गहराई तक खींचता चला जाएगा। उसे अपनी जान से ज्यादा बेटी की जान की परवाह हो रही थी। उसकी बेटी ने वहीं खड़े खड़े उससे पूछा, बाबा क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? मनसाराम ने फिर उसे शांत रहने का और वहां से दूर जाने का इशारा किया। अब वह इतना तो समझ गई थी कि उसके पिताजी के साथ कुछ अजीब हो रहा है। मनसाराम खड़े खड़े बस सोच रहा था कि आगे क्या करूं, क्योंकि उसके दोनों पैर अब भी पानी में थे और पानी एकदम शांत था। शांत पानी अक्सर किसी दाव लगाए बैठे शिकारी की तरह होता है। उसने बचपन से लेकर आज तक पनडुब्बा के बारे में बस किस्से सुने थे, पर वह आज पहली बार उससे जुड़ा कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। तभी उसकी बेटी ने कहा, बाबा आपके पीछे कुछ है। वो सुनते ही एक अजीब सी डर की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसका शरीर कपकपाने लगा, हाथ पांव थरथराने लगे और दिमाग सुन्न सा हो गया। उसने आज तक पनडुब्बा के बारे में जितनी किस्से कहानियां सुनी थी उसमें पनडुब्बा से बचने का कोई उपाय उसे याद नहीं आ रहा था। फिर मनसाराम को भी महसूस हुआ कि उसके पीछे कुछ है, कुछ भारी भरकम सा, उसके जितना ही बड़ा, और उस एहसास ने उसे अंदर से और भी डरा दिया। वो एकदम सीधा खड़ा रहा। फिर मनसाराम ने अपने पीछे से
एक आवाज सुनी, क्या तुम्हारे पास तंबाकू है? मनसाराम को यकीन हो गया कि यह वही है जिसके बारे में उसने आज तक सुना है, या फिर वह सोच रहा है। पनडुब्बा। अब डर के मारे मनसाराम के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए बिना कुछ सोचे डर के मारे उसने बस छलांग लगाने की एक नाकाम कोशिश की और वह आगे कूद पड़ा। पर शायद हाथ की पकड़ से उसकी छलांग ज्यादा दूर नहीं गई। वह वहीं से थोड़ा दूर नीचे गिर पड़ा और फिर रेंगते हुए आगे जाने की कोशिश करने लगा। वह छटपटाने लगा था और अपनी बेटी पर चिल्ला रहा था, बेटी भाग जा यहाँ से, भाग जा। उसे छटपटाते देख उसकी बेटी रेखा भी बहुत घबरा गई थी। मनसाराम अभी भी पानी में ही था। हाथ की पकड़ और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वह बहुत ज्यादा छटपटा रहा था और तब उसकी बेटी हिम्मत कर दौड़कर पानी में चली गई। मनसाराम उसे पीछे धकेल रहा था तो वह मनसाराम को पकड़कर मदद के लिए चीखते पुकारते हुए उसे पानी से बाहर खींचने लगी। उन दोनों की छटपटाहट में वह कब पानी के बाहर आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। काफी देर तक मनसाराम बस रेंगते हुए किसी बच्चे की तरह जमीन की तरफ भागता चला गया। उसकी बेटी भी उसके साथ साथ भाग रही थी। फिर उसने अपने पिताजी को सहारा देकर उठाया और पीछे देखा तो वह नदी के पानी से काफी दूर चले गए थे। पर जब उन्होंने नदी की तरफ देखा तो उन्हें वह पानी में डूबता हुआ एक चेहरा नजर आया। उसका आधा चेहरा अब भी पानी के ऊपर था और उसकी आंखें उन्हें देख रही थी। शायद वह कह रही थी, तुम्हारा नसीब अच्छा था जो तुम बच गए। उन्हें उस वक्त पानी तो नहीं मिला, पर मनसाराम अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि वह नीचे गिर पड़े थे। तब उसने उनके पीछे जो कुछ था उसका चेहरा देख लिया था। उसका चेहरा बहुत सफेद था, मतलब पूरे शरीर पर एक तरह की सफेद चढ़ी थी। उसकी आंखें नहीं थी और आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उनमें से लगातार पानी बह रहा था। बाल पूरे चेहरे पर चिपके हुए थे। शरीर मोटा सा भद्दा सा था, जैसे उनमें हड्डियां न हो, बस उसका मांस फूला हुआ हो। और वह देखने में भी किसी पानी के जानवर जैसा अजीब लग रहा था। मनसाराम ने तब ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्हें थोड़ा बहुत पानी मिला जरूर था, पर वहां वो पनडुब्बा का शव दिखाई देने के कारण उन्होंने उसे इस्तेमाल नहीं किया और घर जाते वक्त किसी पेड़ के पास उसे फेंक दिया। घर जाने पर उसने अपनी पत्नी और बेटी को वह वाकया बताया कि यह जो अजीब सा इंसान जैसे दिखने वाला था उसे पनडुब्बा कहते हैं। वह अक्सर नदी के पानी में रहता है। मौका मिलने पर वह अपने शिकार के पीछे पानी की सतह पर आ जाता है और अगर शिकार उसके हाथ लग जाए तो फिर वह उसे गहराई तक ले जाता है, नदी के तल तक, और फिर वह आपके अंदर रेत भर देता है, मतलब आपकी आंखों में, नाक में, कानों में और मुंह में भी। और उस बीच छटपटाहट में आपके फेफड़ों में, पेट में रेत चली जाएगी। पूरा शरीर भारी होता जाएगा और ऐसा कर वह सुनिश्चित करेगा कि आप तैरकर वापस ऊपर ना जा सके, बल्कि इसी छटपटाहट में लोगों की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी पहली कहानी। यह पनडुब्बा एक अर्बन लेजेंड है जो कि मुझे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने कमेंट की थी, इसलिए मुझे पता चला था। लेकिन बात यह भी है कि सभी भूत प्रेत की कहानियां अब सिर्फ यादें बनकर रह गई है, क्योंकि अब वो लोग नहीं रहे जो हमें ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां सुनाते थे। भले ही वह हमें किसी जगह से दूर रहने के लिए या फिर जानबूझकर कोई डरावनी या भूत की कहानी सुनाते थे, पर उनके कहानी सुनाने का जो अंदाज था वो इतना अच्छा था कि हम आसानी से उनमें यकीन कर लेते थे, उनमें विश्वास रखते थे
और हम इतना डर जाते थे कि उस जगह पर जाना ही छोड़ देते थे। तो ये आगे की कहानी भी ऐसे ही घटना के बारे में है जो कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में इसे पनडुब्बा नहीं कहते, यहाँ इसे पानी का भूत या दूसरे किसी नाम से संबोधित किया जाता है। तो आइए अब दूसरी कहानी सुनते हैं। मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं जिन्हें हम नाना कहकर बुलाते थे। वह उन दिनों पिताजी के साथ काम किया करते थे और कभी कभी वह पिताजी के साथ हमारे घर आया करते थे। उस वक्त मैं 20 साल का था और मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ गांव की नदी में अकेले या फिर घर में बिना बताए तैरने जाया करता था। माँ को हमेशा इस बात की शिकायत रहती थी क्योंकि उसे खुद गहरे पानी से बहुत डर लगता था, नदी की गहराई से डर लगता था। वो खुद एक बार नदी के पास कपड़े धोने चली गई थी और उस दौरान वह डूबते डूबते बची थी। तब से फिर वह कभी नदी के पास तक नहीं गई थी। उसका मानना था कि गहरे पानी में हमेशा कुछ अनजान रहस्यमयी चीजें होती है जो कि इंसान को पानी में खींच लेती है और उन्हें डुबोकर मार देती है, और इसलिए वह हमेशा मुझे टोकती थी। पूछो तो जाने से मना कर देती थी और फिर इसलिए मुझे भी चुपचाप जाना पड़ता था। उस दिन जब नाना हमारे घर आए थे तब माँ ने उनके सामने ही मुझे डांटना शुरू किया और तब नाना ने मुझे उनके साथ घटी एक कहानी सुनाई थी। वही कहानी मैं आपको उनके नज़रिए से सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी तब की है जब मैं 4ठी कक्षा में पढ़ रहा था। मुझे बचपन से ही सब नाना कहकर बुलाते थे। मतलब मेरे जन्म के कुछ महीनों पहले ही मेरे नाना जी का देहांत हुआ था और इसी कारण सबको यही लगता था कि नाना जी फिर से लौट कर आए हैं और इसलिए वह सब मुझे नाना कहकर पुकारते थे। मेरा स्कूल गांव से काफ़ी दूर था और तब कोई गाड़ी या कोई वाहन नहीं होता था। मुझे रोज स्कूल चलकर जाना पड़ता था। स्कूल गांव से करीब 6 मील दूर था, तो मैं रोज सुबह 8 बजे स्कूल के लिए घर से निकल पड़ता था। कभी कभी हमें कोई बैलगाड़ी या साइकिल मिल जाती थी, वरना ज़्यादातर हम चलकर ही स्कूल जाते थे। मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ने वाले और 3 दोस्त थे, तो जाहिर था कि हम बच्चे मस्ती करते हुए और खेलते हुए स्कूल जाया करते थे। एक दिन की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ हमेशा की तरह स्कूल जा रहा था। रास्ते में हमें एक बैलगाड़ी मिल गई, तो इसलिए हम बैलगाड़ी में चढ़ गए और उससे हमने स्कूल का थोड़ा अंतर पार कर लिया था। उस रोज थोड़ा जल्दी जाने के कारण हम रास्ते से मस्ती करते हुए जा रहे थे। कहीं किसी पेड़ से आम तोड़ रहे थे तो कहीं इमलियाँ तोड़ते हुए बैठ जाते थे। खेलते हंसते हुए हम जा रहे थे और वहीं एक पगडंडी के रास्ते से जाते हुए हमें पास के गांव से गुजरती हुई एक नदी दिखाई दी। स्कूल जाने में अभी काफ़ी वक्त था, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ देर नदी के पानी में डुबकी लगाई जाए, और ऐसा सोचकर हम 3 दोस्त बस्ता वहीं किनारे पर रखकर पानी में उतर गए। हमारे साथ एक और दोस्त था जिसे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था। उसे हमने कपड़े और बस्ते की रखवाली करने के लिए कहा। वह नदी के पास एक पेड़ पर चढ़ गया और वहीं ऊपर टहनी पर बैठ गया। वह भी वहां बैठकर हमारे साथ मस्ती कर रहा था। कभी कोई कंचा हमारी तरफ फेंक देता, तो कभी कोई इमली, तो कभी पेड़ की कोई सूखी टहनी तोड़कर हमें मार रहा था। हम भी पानी में तैरते हुए उसकी तरफ पानी उड़ा रहे थे। लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसल गया और टहनी से मतलब ऊपर से सीधे वह पानी में जा गिरा। पानी में गिरते ही एक बड़ी ऊंची आवाज हुई। हम बच्चे कुछ कर पाते तब तक वह नीचे चला गया था, इतना नीचे कि दिखाई देना तक बंद हो गया था। अब ऐसा नहीं था कि हम में से किसी ने पानी में गोता लगाकर नहीं देखा, लेकिन वह नदी हमारे सोच से भी बहुत ज़्यादा गहरी थी। कुछ सेकंड तक हमने उसका इंतजार किया, पर उसका कोई पता नहीं चला
अब हम और भी डर गए थे। हम तेजी से पानी के बाहर आ गए और मदद के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे, लोगों को ढूंढने लगे। तो एक वहीं खड़े होकर मदद के लिए पुकारने लगा। हमारी आवाज़ और चीख पुकार सुनकर वहाँ के स्थानीय लोग जल्दी से उस जगह पर आ पहुँचे। फिर हमारे दोस्त को खोजने का कार्य शुरू हुआ। इस बीच किसी ने हमारे गांव में भी खबर कर दी थी और हमारे गांव के लोग भी साइकिल और बैलगाड़ी से नदी के तट पर आ पहुँचे और तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और हर कोई जानता था कि अब तक वह मर चुका होगा। हम तीनों बहुत डरे हुए थे, पर हम में से किसी की कोई गलती नहीं थी। वहाँ मौजूद कुछ लोग पानी में कूदकर काफ़ी देर तक उसे तलाशते रहे। बाद में उन्होंने पानी में जो कुछ देखा उससे वह खुद भयभीत थे। जब हमारे दोस्त की लाश को नदी के तल से बाहर निकाला गया, तब उन लोगों ने बताया कि यह लड़का नदी के बिल्कुल नीचे एक चट्टान पर बैठी हुई हालत में था। उसके हाथ लटक रहे थे, उसका शरीर पानी के धीमे बहाव से आगे पीछे झूल रहा था। उसकी आंखें चौड़ी थी और उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन वह पानी में मर चुका था। उस भयानक दृश्य से उन लोगों की रूह कांप उठी थी जो उसे पानी में बचाने के लिए उतरे थे। वह खुद उस लाश को देखकर हैरान परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि वह बहुत अजीब था। आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। लगा जैसे यह लड़का शांति से नीचे चट्टान पर बैठकर वहीं अपने मरने का इंतजार कर रहा था। गांव के सभी लोग हमारे दोस्त की मौत से दुखी थे। उसी दिन उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसकी मौत से गांव में मातम छा गया था। हर तरफ एक तरह का सन्नाटा फैल गया था। उसके बाद भी काफी दिनों तक उसकी मौत की गांव में चर्चा होती रही। यहाँ तक कि हम भी उसकी लाश को देखकर डर गए थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और उसका मुंह खुला हुआ था। और उस दिन के बाद से हमने भी नदी के पास जाना छोड़ दिया था। इसके बाद धीरे धीरे आसपास के इलाकों में अजीबोगरीब अफवाहें फैलती चली गई। आधी रात को जब गांव के लोग नदी के करीब से गुजरते थे, तब उन्हें स्पष्ट सी चीखें सुनाई देती थी। कभी कोई आकार पानी की सतह पर दिखाई पड़ता था। पहले तो कुछ लोगों ने इसे समझाने की कोशिश की कि यह कोई चीखें नहीं है, यह बस ऊंचे पेड़ों के बीच से बहने वाली हवा के कारण आती हुई एक विचित्र आवाज है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों का यह अनुमान भी झूठा साबित होता चला गया, क्योंकि कभी कभी तो वहां ज्यादा हवा भी नहीं होती थी। सब कुछ शांत होता था और फिर भी लोगों को वहां से आती हुई चीखें सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने यह तक कहा कि जब वह नदी के पास से गुजरते हैं, तब उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज उनकी ओर बढ़ रही हो और उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। कई ग्रामीणों का यह भी मानना था कि उस डूबे हुए लड़के का भूत नदी के गहरे पानी के नीचे छुपा हुआ है। उनका कहना था कि रात में वह पानी की सतह पर आता है, ठंडा, गीला और कांपता हुआ। उसके बर्फीले ठंडे हाथ वहां से गुजरते हुए लोगों को पकड़ने की और उन्हें अपनी तरफ पानी वाली कब्र में खींचने की कोशिश करते हैं। वह के अनुसार वह दुर्घटनावश इस दुनिया में फंस गया था और कुछ लोग का यह भी मानना था कि जब तक कोई दूसरा नदी के तल पर उसकी जगह नहीं ले लेता, तब तक उसकी आत्मा वहीं भटकती रहेगी और वह हमेशा ही किसी को ढूंढता रहेगा। ऐसे ही सब बातों को सुनकर गांव के बच्चों ने नदी के पास तक जाना छोड़ दिया था। ऐसे ही एक रोज एक लड़का अपने पिता के साथ नदी के रास्ते से हमारे गांव आ रहा था। असल में वह किसी के मेहमान थे जो हमारे गांव आ रहे थे। जब वह उस प्रेत बाधित नदी के पास से गुजर रहे थे, तो उनके साथ वाले लड़के ने कुछ पत्थर उठाए और उन्हें पानी की सतह पर उछाल दिया। अचानक वह लड़का घबराकर चिल्लाया कि कोई उसका पैर पकड़कर उसे नदी में खींच रहा है।
वह नीचे गिर पड़ा। उस लड़के ने जमीन पर पंजे मारे, जमीन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे पहले कि उसके पिता को उसे पकड़ने का मौका मिलता, लड़के को पानी की गहराई में खींच लिया गया था। हताश पिता ने नदी में छलांग लगा दी और अपने बेटे को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी कहीं पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते वह काफी थक गए थे। आखिरकार वह नदी के पानी से बाहर आ गए और हमारी तरह ही लोगों को मदद के लिए पुकारने लगे। उनका नसीब अच्छा था कि कुछ लोग वहां पास के खेतों में काम कर रहे थे। उस आदमी की चीख पुकार सुनकर वह दौड़ते हुए नदी के पास चले गए और कुछ ही मिनट में उन लोगों ने भी नदी की गहराई में गोता लगाया। उन्हें जैसे पता था कि उस लड़के को कहाँ ढूंढना है, और इसलिए बिना वक्त गवाए अंततः लोगों ने जल्द ही उस युवा लड़के को ढूंढ निकाला। वह नदी के तल पर एक चट्टान पर बैठा हुआ था। उसकी भुजाएं उसके बगल में थी, आंखें चौड़ी थी और मुंह खुला हुआ था, और धीरे धीरे बहती पानी की धारा में उसका शरीर आगे पीछे झूल रहा था। लोगों ने जैसे ही उस लड़के को पानी से बाहर निकाला, उसके पिता ने उसे गले लगा लिया और फिर वह अपने बेटे के मृत शरीर को पीछे खींचते हुए नदी के किनारे की ओर चला गया। सौभाग्य से पिता को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान था और इसलिए किनारे पर जाकर वह अपने बेटे को मुंह से सांस भरने लगे। उसकी छाती को जोर जोर से दबाकर फेफड़ों से पानी बाहर निकालने लगे। उस आदमी ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, और आखिरकार जब वह हार मानने वाले थे, उन्होंने देखा उनके बेटे की छाती ऊपर नीचे होने लगी और फिर उस लड़के ने एक झटके में अपने फेफड़ों से सारा पानी खांस दिया। कुछ ही मिनट में वह लड़का जीवित हो उठा। इतने वक्त में करीब करीब पूरा गांव वहां जमा हो गया था। उस लड़के को डूबने की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग दौड़ दौड़ कर वहां आ रहे थे, और उस घटना ने हमारे दोस्त के डूबने की याद को और भी ताज़ा कर दिया था। इसके बाद गांव के सभी बड़े बुजुर्ग लोगों ने अपने बच्चे को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी। पानी को शांत करने के लिए एक पुजारी को नियुक्त किया गया और उस जगह की नियमित पूजा की जाने लगी। स्थानीय लोगों को लगा कि शायद इससे उस पानी से जुड़े भूत प्रेत का अंत हो जाएगा। हालांकि उसके बाद भी, विशेष रूप से अंधेरी रातों में, जब शाम का आसमान स्याही की तरह काला हो जाता था, तो नदी के सबसे करीब रहने वाले लोगों ने दावा किया कि उन्हें आज भी लड़के की भयानक चीखें सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर किसी ने नदी के करीब जाने की हिम्मत नहीं की, और हमारे गांव का हर बच्चा उस डूबे हुए लड़के की कहानी जानता है। कोई नहीं जानता कि वह पानी का भूत एक बार फिर से बेचैन हो जाएगा और फिर किसी दूसरे युवा लड़के की जान लेने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मेरी तुम्हें यही सलाह है कि तुम भी अपने माता पिता को बिना बताए कभी भी नदी या तालाब के पास मत जाया करो। जब भी जाना हो तो किसी बड़े इंसान को साथ लेकर जाओ। तो यह थी वह कहानी और वह सलाह जो नाना ने हमें दी थी। नाना की कहानी सुनकर मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गया था, और गलती से भी मैं किसी नदी के पास चला जाता तो भी मुझे नाना की सुनाई कहानी याद आ जाती थी। ऐसा लगता जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है, और फिर कभी अकेले पानी में जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। उस कहानी को सुनने के बाद माँ की तकलीफ अपने आप ही दूर हो गई, क्योंकि फिर मैं कभी भी अकेले नदी के पास नहीं गया। बिना बताए तो छोड़ो, मुझे बताकर जाने में भी डर लगने लगा था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानियाँ। यह दोनों कहानियाँ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से
उस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक डरावनी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।